हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंस अगेन। आज आपका स्टेट स्पीच टेस्ट 29 में स्वागत है। आज मैं आपके लिए वो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्योंकि आपने स्टेट का स्पीच टेस्ट दिया है तो बहुत ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिले होंगे जिसमें आपको आंसर क्लियर नहीं होंगे, कुछ डाउट्स होंगे आपके। तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये आपका सेशन है, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ उनके सही आंसर क्या है विथ एक्सप्लेनेशन आपको समझाया जाएगा। तो आज हमारे सामने आप देख रहे हैं स्टेट स्पीच टेस्ट 29 है। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान दो, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन आज है, जो भी आपके सामने दिख रहा है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण पर लगने वाला बल है। यहाँ पे क्या बात हो रही है? बात हो रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने बचपन में भी पढ़ा था, क्लास 10th की बुक में भी है फिजिक्स में, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए इसमें क्या टर्म दिए गए हैं। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? जब भी हम बात करते हैं कि किसी हम पेंडुलम में किसी लोलक को या लटका देते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक निश्चित आवर्तकाल में कई आवृत्तियों का चक्कर लगाता है। सामान्यतः हम इस तरह से कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, बचपन में आप लोगों ने अगर देखें फॉर्मूला, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इस तरह के फॉर्मूले जो है पढ़े होंगे। लेकिन चूंकि हम इसकी चर्चा बाद में करते हैं, पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन का क्या क्या क्वेश्चन के ऑप्शन है। क्या कह रहा है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण पर लगने वाला बल, बल है क्या है? विस्थापन के सीधे अनुपातिक और औसत स्थिति के ओर निर्देशित है। मतलब कि विस्थापन के प्रोपोर्शनल में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में टुवर्ड्स क्या करता है, वो पोजीशन रखता है। अगला है विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती और माध्य स्थिति से दूर निर्देशित करता है। मतलब विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और माध्य स्थिति माने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से काफी दूरी पर है। अगला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन ऑफ पोजीशन। विस्थापन से सीधे आनुपातिक है और औसत से स्थिति से दूर क्या करता है, निर्देशित करता है। अगला करता कहता है विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित करता है। तो विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती और माध्य की ओर क्या करता है, निर्देशित है। तो देखिए क्या इसका सही आंसर है बच्चों। इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट है। क्या है? विस्थापन के सीधे आनुपातिक है। विस्थापन के हमेशा क्या रहता है, ये आनुपातिक रहता है। ठीक है। और औसत स्थिति की ओर बात करें तो औसत स्थिति की ओर क्या होता है, ये निर्देशित होता है। मतलब कहने का भाव ये है, अर्थ ये है कि अगर आप t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी लगाते हैं, तो यहाँ पे आप क्या दिखता है भाई, विस्थापन किसी पिंड के द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी या दो दूरी के बीच की आवर्त का, दो दूरी के बीच का जो समय अंतराल हुआ या उसकी जो दूरी हुई, उसे हम बोलते हैं वहां पे विस्थापन। विस्थापन क्या है? विस्थापन का मतलब है दो बिंदुओं के बीच में चली गई जो दूरी है, ये आप इसको लाइन कह सकते हो। और इनके बीच का जो कम से कम अंतराल का समय है, वही अंतराल क्या है, आपका विस्थापन है। तो विस्थापन की क्या है, आनुपातिक है। और औसत स्थिति क्या है, उसकी ओर दिशा निर्देश करती है। तो ये जो है आपका पहला आंसर ए है, और ए इसमें सही है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्लियर हो गया होगा सभी को। अब ध्यान देते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? तो सबसे पहले मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ बताता हूँ, ध्यान सुन लें सारे बच्चे। अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। एक पॉइंट। स्थापना के समय कुल कितना, अब चूंकि क्या कहा गया है प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य थे, कितने सदस्य थे ये देख लें। सबसे पहले बेटा, अगर सदस्यों की संख्या हम सीधे बता दें आपको तो 72 है, माने आपको 72 जो है वो सही होना चाहिए। अभी आगे स्लाइड में हमें इसका आंसर मिलेगा, जो इसका स्पष्टीकरण बहुत अच्छे से देगा। कि स्थापना हुई कहाँ थी, वेन्यू क्या था? स्थापना था बेटा गोकुलदास, कहा था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत गोकुल महाविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय,
और ये बच्चा कहाँ है, ये है मुंबई में, मुंबई में स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र में। अच्छा, सबसे पहले अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो सबसे पदवी के जो अध्यक्ष हमारे थे वो थे WC बैनर्जी साहब। वो क्या थे, WC बैनर्जी साहब। ये अगर आपसे कभी कहा जाए कि अध्यक्ष के बाद में अगर हम कहें कि इसके फाउंडर कौन थे, माने इसके संस्थापक कौन थे, अगर संस्थापक की बात कहें तो स्कॉटिश पर्सन जो हैं A.O. ह्यूम, तो A.O. ह्यूम जो हैं इसके कौन थे, संस्थापक हो गए हैं। अच्छा, एक बात और बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1884 से लेकर 1888 तक हमारे भारत में वायसराय का पद किसका रहा है, तो वायसराय के पद में लॉर्ड डफरिन साहब को रखेंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं सामान्य भाषा में कि INC की जो पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ भी डफरिन साहब को थे। INC का जब सेकंड कॉन्फ्रेंस हुआ तो वहाँ भी लॉर्ड डफरिन साहब थे। INC का जब थर्ड हुआ कॉन्फ्रेंस तो वहाँ भी डफरिन साहब थे। INC का जब फोर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ तो वहाँ भी डफरिन साहब थे। तो आपको हर जगह लॉर्ड डफरिन साहब को रखना है, 4 जगहों पे तो आपको हमेशा इसको रट के रखना। और बेटा अगर सदस्यों की बात करें तो सदस्य कितने मिलेंगे आपको, 72 मिलेंगे। आइए एक बार आंसर देख लें। आंसर बेटा इसका 72 है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप सारे विद्यार्थी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट के बाद ये चीज़ें काफ़ी स्पष्ट, काफ़ी क्लियर रहेंगी, कोई डाउट आपको नहीं आएगा, आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको किसी को नहीं होगी। तो आपका सेकंड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सारे बच्चे पहले ध्यान से समझ लें। देखो बेटा, जब भी ग्रैमी की बात करते हैं तो ग्रैमी तो कि नाम से ही स्पष्ट है, संगीत का विषय होना चाहिए। देख लो क्या होता है, ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार जो है बेटा ये संगीत के विषय में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। अच्छा, विज्ञान के क्षेत्र में अगर कहें तो विज्ञान के क्षेत्र में बेटा नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार। कभी भी अगर नोबेल पुरस्कार की बात आए तो आपको विज्ञान का क्षेत्र लगा देना है। साहित्य की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनमें से कोई नहीं का कोई आंसर नहीं है बालक। तो देख लो इसका क्या आंसर था, संगीत था। एक बार फिर से देख लीजिएगा सब लोग, ग्रैमी पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। साइंस में क्या मिलता है बेटा, नोबेल। नोबेल और कितने क्षेत्रों में मिलता है आप सबको पता भी होगा, मैं पहले एक बार बता भी चुका हूँ, 6 क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है जी। साहित्य के लिए क्या होता है बेटा, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों ध्यान से सब लोग देखो और इसको अच्छे से बताना। आपने किया होगा इसमें अपने ST में, और सॉल्यूशन के लिए आप देख रहे हैं तो समझिए क्या है इसका सही आंसर। क्वेश्चन है कि रिकेट्स विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है जिसे प्रभावित भाग होता है। मतलब भाई ये तो बात कंफर्म है कि विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स को सूखा रोग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, सूखा रोग। तो इस सूखा रोग से कौन सा प्रभावित अंग है, भाग है या अंग हम कह सकते हैं, यहाँ पे प्रभावित भाग है या अंग है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हड्डी है, त्वचा, रक्त है, त्वचा है, या ये सभी हैं। क्या है प्रभावित भाग। तो बच्चों इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हड्डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हड्डी हो जाएगा। सारे बच्चों आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ध्यान से हम लोग। देखिए जब भी अगर हम बात करते हैं बेटा विटामिन की, तो सबसे पहले कुछ बातें समझ लीजिए। विटामिन की अगर हम डिस्कवरी की बात करें, विटामिन की खोज किसने की है, विटामिन डिस्कवर्ड बाय कैसेमरफंक। याद रखेंगे विटामिन की बात जब भी आएगी तो आपको लिखना है कैसेमरफंक। बेटा कैसेमरफंक ने, एक सेकंड रुक जाएं, विटामिन की खोज करने वाले जो पर्सनालिटी थे उनका नाम था कैसेमरफंक। क्या नाम था, कैसेमरफंक। अच्छा, विटामिन को खोजा इन्होंने, एक बात। नंबर 2 बात, विटामिन के बारे में अगर हम बात करें तो विटामिन का नाम किसने दिया, माने नामकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे। विटामिन का नाम दिया था लेनिन ने। कुछ जगहों पर किताबों में इनका नाम लिखा रहता है लूनिन। तो लेनिन या लूनिन अगर आता है
तो आप विटामिन के नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएंगे। अच्छा, अगर हम बात करें सबसे पहले विटामिन कहाँ खोजा गया, सबसे पहले अगर हम कहें विटामिन की जो खोज हुई है, सबसे पहले विटामिन की खोज हुई है चावल के दाने में। कहाँ हुई है? चावल के दाने में। अब चावल के दाने में है तो इसे कहा जाता है ओराइजस सटाइवा। क्या बोलते हैं? ओराइजस सटाइवा। ओराइजस सटाइवा जो है ये चावल का एक मतलब वैज्ञानिक नाम है, ओराइजस सटाइवा, ये ठीक है। इसके बाद अगर देखें हम विटामिन की किस किस तरह की कैटेगरीज हैं, उन्हें कैसे हम डिवाइड कर पाएंगे, तो विटामिन को आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चे। विटामिन को अगर हम देखें यहाँ इस तरह से करके, तो आप इस तरह से करके अलग अलग कैटेगरी जो है डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, और इन सब में अलग अलग विटामिन को भर देंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, मैंने यहाँ जैसे ऊपर लिख दिया विटामिन, लिख दिया मैंने टर्म विटामिन। अब विटामिन ए भी है, विटामिन बी भी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, और बी के कॉम्प्लेक्स भी हैं। अब जैसे हम बात करते हैं जो कि डी की, तो डी की कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स माने सूखा रोग। रिकेट्स का मतलब होता है जब हड्डियां जो हैं, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। बचपने में इस तरह का रोग होने का चांस होता है बच्चों में, तो ये हड्डी के लिए है। और बेटा अगर हड्डी का अध्ययन हम कहें तो हड्डी का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अगर कभी आपको ऑस्टियोलॉजी आ जाए या कभी अगर हड्डी का जोड़ आ जाए तो आप वहाँ पे लगा देंगे ऑर्थोलॉजी, तो ये हड्डी के जोड़ के लिए हो जाता है। तो इतना फुल एक्सप्लेनेशन है आपके सामने प्यारे बच्चों। मैं समझता हूँ यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर होंगी, कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो पुनः जो है आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऑप्शन है निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। आपको बताना है कि अमंग द टैक्स रेवेन्यू ऑफ ए यूनियन गवर्नमेंट वाज इंपॉर्टेंट सोर्स, कॉर्पोरेशन, इनकम, कस्टम, यूनियन। आइए प्यारे बच्चों देखिए इसका क्या सही आंसर है। इसका जो आंसर है वो है यूनियन। क्या इसका आंसर है? इसका आंसर है यूनियन एक्साइज ड्यूटी। हमारे देखिए ध्यान समझे, यहाँ लिखा है संघ कर के, संघ सरकार के कर के राजस्व। सबसे पहले समझे, अगर हम बात करते हैं सब कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है। मैं इसके लिए आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से बेटा स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं पहले टैक्स की, कभी भी आपसे कहा जाए कर क्या है, आपको बताना है कि व्हाट इज अ टैक्स। अगर पूछा गया टैक्स क्या है तो आप कैसे बताएंगे व्हाट इज टैक्स? टैक्स ये है सभी नागरिकों के द्वारा, ऑल द सिटीजन्स, सिंपल कह देंगे सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा देश के विकास के प्रति स्वेच्छा से दी गई धनराशि कर है। अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में समझे बेटा तो डेफिनेशन यही है, लेकिन जो ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई ये कुछ हद तक सही नहीं है। जैसे मेरा कहना ये है, क्या कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा से कर देता है? नहीं, स्वेच्छा से कर नहीं दिया था। इसके लिए टैक्स स्लैब होता है और टैक्स स्लैब क्या करता है? इनकम के आधार पे भारतीय नागरिकों को क्या करता है? बाध्य कर देता है। आप जिस स्लैब में आएंगे उस स्लैब के तहत आपको टैक्स देने की जिम्मेदारी पड़ेगी। एक बात और समझे, सभी भारतीय नागरिक, भारत के नागरिक तो हैं, जो भारत के बाहर हैं वो भी देंगे टैक्स, लेकिन कौन? जो नागरिक हैं भारत के बाहर,
मतलब भारत के तो हैं लेकिन नागरिक भारत के हैं और रह रहे हैं बाहर किसी भी देश में। तो देश के विकास के प्रति, हम देश का जो विकास कार्य होता है वो हमारे कर से ही चलता है और उस शिक्षा से दिया जाता है। अब एक और बात समझें, टैक्स की कैटेगरी को अगर हम कहें, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डिवाइड करता है कि कौन सा कर जो है राज्य के लिए जाएगा, कौन सा कर केंद्र के लिए जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं सेंट्रल के टैक्स और बात करते हैं स्टेट के टैक्स, तो सेंट्रल के टैक्स के लिए सिंपल सा आपके लिए ट्रिक है, वी प्रो को इन। स्टेट के टैक्स के लिए कहें तो आप कह सकते हो एक्सक्यूज मी। ये इस तरह से आप याद कर पाएंगे। जैसे वी से बात करें तो ये बन गया वेल्थ टैक्स। वेल्थ का मतलब होता है संपदा कर वाला। क्या होता है? संपदा कर। तो संपदा कर लग जाता है केंद्र के लिए। प्रो मतलब हो गया यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स। को का मतलब हो गया कस्टम ड्यूटी। इन का मतलब हो गया हमारा जैसे इनकम टैक्स। अब ये एक्साइज ड्यूटी कहें, ठीक है, ये केंद्रीय सीमा शुल्क उत्पाद है, सीमा शुल्क उत्पाद का विषय है, ठीक है। ई से अगर कहें एक्साइज ड्यूटी, अब एक्साइज ड्यूटी स्टेट लेवल पे है, लेकिन स्टेट लेवल क्या करता है, अलग अलग स्टेट में इसको सेंट्रल क्या करता है, गवर्न करता है। फिर अगर हम बात करें कस्टम ड्यूटी, ठीक है, सॉरी ये माफ़ कीजिएगा, ये आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स, और ये आपका हो जाएगा कस्टम ड्यूटी। सेल से हो जाएगा सेल टैक्स, और एम से हो जाएगा मोटर व्हीकल टैक्स। तो ये जो यूनियन वाला टैक्स है एक्साइज ड्यूटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्न करता है। तो ये इसका जो आंसर था आपका वो सही था। पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने है बच्चों, इसको आप देख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, यदि हम जानते हैं तो आउटपुट के मूल्य और वर्धित मूल्य में अंतर किया जा सकता है, ठीक है। क्या है? वैल्यू ऑफ द आउटपुट वैल्यू ऑफ एडेड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, वी नो अबाउट, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स टर्म का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ अ कंजम्पशन फिक्स्ड कैपिटल, द वैल्यू ऑफ द सेल, द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, द वैल्यू ऑफ द नेट डायरेक्ट टैक्स। क्या इसका सही आंसर है? प्यारे बच्चे बताएंगे। सभी लोग ध्यान दें, क्या इसका सही आंसर है। सबसे पहले देखें, यहाँ पे कहा गया है कि हम जानते हैं आउटपुट के मूल्य, वर्धित मूल्य दोनों में क्या अंतर है। हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या देखें? वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। और दूसरी हमसे क्या बात की गई है? दूसरी हमसे बात की गई है वैल्यू एडेड की। किसकी बात की गई है? वैल्यू एडेड की। ये तो इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है कि द वैल्यू नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष करों का मूल्य है। क्या होता है? दोनों में जो डिफरेंस होता है वो क्या बताता है? दोनों का डिफरेंस क्या कहता है? दोनों का डिफरेंस नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को बताता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है या बताता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है डी है। अच्छा, अगर हम कहें वैल्यू ऑफ अ कंजम्पशन फिक्स कैपिटल, ये नहीं उचित है। वैल्यू ऑफ द सेल्स, ये भी उचित नहीं है। वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, ये भी उचित नहीं है। इसका जो सटीक आंसर या सही आंसर है वो 4 है। बच्चे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी ध्यान से देखेंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश मैक्सिमम सोलर रेडिएशन हैज़ बीन फाउंड, मतलब कि सर्वाधिक सौर विकिरण जो है कहाँ पर पाया जाता है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सौर विकिरण कहाँ पाया जाता है। आपके ऑप्शन है झांसी, ललितपुर, महोबा, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक सौर विकिरण पाया जाता है। झांसी, ललितपुर, महोबा या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझे हम लोग, क्या इसका आंसर है? इसका जो आंसर है वो ललितपुर है। अगर हम बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश विकास का प्रदेश है बालक, आप जानते हैं। ये इस तरह से हमारा जो उत्तर प्रदेश है
कुछ इस तरह से है। उत्तर प्रदेश अगर हम कहें, कुछ इस तरह से आप बनाएंगे उत्तर प्रदेश का रीजन, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, विकास का प्रदेश। ये कहें उत्तर प्रदेश में टोटल क्या है, 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, और इन्हीं में हमारा जो ये ललितपुर है, ललितपुर अगर कहें तो ललितपुर का जो रीजन है वो लगभग यहाँ पे, जो कि हमारे झांसी मंडल में आएगा। कहाँ आएगा, झांसी मंडल में आएगा। तो यहाँ पे ललितपुर का है, जो सर्वाधिक क्या है, सौर विकिरण के लिए जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, झांसी पे अगर हम कहें तो झांसी में केंद्रीय चारागाह भूमि भी है, केंद्रीय चारागाह अनुसंधान केंद्र भी है। महोबा बेटा पान के लिए फेमस है। ललितपुर जान ही रहे हैं, थोरियम के लिए भी फेमस है, थोरियम, और सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण की बात करेंगे तो इनके लिए भी ये क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस है। इतनी बातें और नहीं, ये तो कुछ नहीं है बेटा, फर्जी है ये, जान लो ऐसे ही। तो यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर होंगी, कोई डाउट नहीं होगा, चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हैं। प्यारे बच्चों, समझ में सभी को आ रहा होगा। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र है, यू आकार का होता है, सकारात्मक रूप से ढलान वाला होता है, नकारात्मक रूप से ढलान वाला होता है, या एक्स अक्ष पर क्षैतिज होता है। क्या कह रहा है यहाँ, क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा माने परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या मांग वक्र होना चाहिए, यू आकार का होना चाहिए, सकारात्मक रूप का ढलान होना चाहिए, नकारात्मक रूप होना चाहिए, या एक्स एक्सिस पे क्षैतिज होना चाहिए। तो आइए प्यारे बच्चों देख लेते हैं, इसका जो आंसर है वो एक्स एक्सिस पर क्षैतिज होना चाहिए। माने अगर हम इस तरह से बनाते हैं, एक्स, इसे मान लेते हैं पहले हम, ये एक्स डैश है, ये वाई और वाई डैश है। क्या कह रहा, हॉरिजेंटल पे एक्स एक्सिस क्षैतिज होना चाहिए, तो हॉरिजेंटल ये है, हॉरिजेंटल वाले पे, तो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू पे, इस तरह के एक्स एक्सिस के वैल्यू पे होने की बात कह रहा है, तभी पूर्ण क्या होगी, प्रतिस्पर्धा की बात की जाएगी वहाँ पे। तो पूर्ण जो है प्रतिस्पर्धा की बात तभी हम इस पे कर पाएंगे, ठीक है। यू शेप नहीं होए, अगर यू शेप की बात करें, यू नहीं है, सकारात्मक ढलान नकारात्मक ढलान नहीं है, ये सही है, ठीक है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह स्थिति जिसमें कुल राजस्व कुल लागत के बराबर है कहलाती है। आपको बताना है द सिचुएशन ऑफ विच द टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट ऑफ इज नोन एज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द आउटपुट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या है इसका जो आंसर है बेटा, BEP है। इसे हम लोग BEP बोलते हैं, बात समझें, इसे कहते हैं BEP माने ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये पॉइंट किस बात को बताता है, ये पॉइंट हमें बताता है कि हमारा टोटल राजस्व और कुल लागत, क्या कहता है, कुल राजस्व माने टोटल रेवेन्यू, क्या कहता है, टोटल रेवेन्यू, एक पॉइंट, ये किसके बराबर हमारा हो जाएगा, कुल लागत के। कुल लागत का मतलब है कि हमारे टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। तो अगर टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जा रहा है, इसका मतलब है कि वो BEP पॉइंट का क्या है, घोतक है, या BEP पॉइंट बताता है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक नेचर वहाँ होता है, जैसे IRCTC का एग्जांपल है, वहाँ आपको मोनोपोलिस्टिक का नेचर मिलेगा, उस क्षेत्रों में ये चीज़ें कार्य करती हैं।
अगर हम बात करते हैं आउटपुट संतुलन करना है, इक्विलिब्रियम स्टेज वहाँ हो जाता है जहाँ जब एक्सपेंस और प्रॉफिट की वैल्यू जो है लगभग जो है इक्विवेलेंट आती है, बराबर होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता वहाँ होती है जहाँ किसी वस्तु को विक्रय करने वाले बहुत ढेर सारे लोग हों, किसी वस्तु को खरीदने वाले भी काफ़ी लोग हों, और मार्केट में ईमानदारी हो, वस्तुओं में विभिन्नताएं ज़्यादा हों, वस्तुओं में ट्रांसपेरेंसी हो, उनके अंदर कोई बार्गेनिंग की वैल्यूएशन ना हो, बार्गेनिंग हो तो बहुत ही कम हो, एक नगण्य मात्र हो, तो ऐसे को कहते हैं परफेक्ट का पार्ट। तो यहाँ जो सही आंसर हमारा था वो ब्रेक इवन पॉइंट था। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, पौधों में पानी को जड़ बालों द्वारा और नमक की प्रक्रिया को अवशोषित करता है। ठीक है, इन प्लांट वाटर ऑब्जर्व बाय द रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड respiration, osmosis, transpiration या perspiration। ठीक है, perspirations। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पौधों में पानी के जड़ बालों द्वारा नमक प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है, श्वसन, ऑस्मोसिस, वाष्पोत्सर्जन या पसीना। तो प्यारे बच्चों देख लो इसका क्या सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्मोसिस। एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है डिफ्यूसिस। ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है एक संकुचन, ठीक है, और एक हो जाता है डिफ्यूसिस, जब वो क्या करता है उसको बाहर करने का काम करता है। यहाँ क्या कह रहा है कि पौधों में पानी के जड़ बालों द्वारा अब प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी? ऑस्मोसिस, ठीक है, नामक प्रक्रिया द्वारा अवशोषित करेगा। ठीक है, माने क्या करेगा, ये इसको इकट्ठा करने काम करेगा। क्या करेगा? इसको इकट्ठा करने काम करता है। तो जो इसका आंसर है बेटा वो ये है। रिस्पायरेशन नहीं होता है। रिस्पायरेशन का मतलब होता है सांस लेना या श्वसन की शक्ति, जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस में अलग है। वाष्पोत्सर्जन, जैसे मान लीजिए कोई पत्ती अगर इस तरह से है तो पत्तियों के ऊपर जब पानी की बूंदें आ जाती हैं तो आप कभी कभी देखते हो ना इस तरह से क्रम आते हैं, वाष्पोत्सर्जन है। पसीना, इसे स्वेट भी कहते हैं, परसेप्शन बोलते हैं, ये उचित नहीं है। इसका आंसर ऑस्मोसिस ही है। अगला ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सिखों के अंतिम गुरु थे? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सिखों के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन है गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। गुरु अंगद सिंह, गुरु गोविंद जी, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। क्या इसका सही आंसर है? प्यारे बच्चों आइए देखिए, इसका जो सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह है। कौन है? गुरु गोविंद जी। देखिए, सबसे पहले हम जब बात करते हैं सिखों के गुरु की, सिखों के गुरुओं की या गुरु की, तो सबसे पहले हमें नानक देव का नाम याद आता है, गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव की बात करते हैं सबसे पहले। अच्छा, गुरु अर्जुन देव की बात करें तो गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु थे, ये 5वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर की बात करें, ये सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु अंगद देव ये आप के लिए रहेगा, इसका आंसर आप बताएंगे। और गोविंद सिंह लास्ट गुरु थे, 10वें गुरु थे। ठीक है, अब आपके सामने अगला ये क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक नया धर्म दीन ए इलाही चलाया था? ऑप्शन आपके सामने है, बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर या जहांगीर। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड इंट्रोड्यूस अ न्यू रिलीजन दीन ए इलाही। ऑप्शन है बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर एंड जहांगीर। तो प्यारे बच्चों देख लो इसका क्या आंसर है। इसका आंसर जो है वो अकबर है। सभी लोग ध्यान से समझें क्या कैसे है ये। अगर बच्चा हम बात करते हैं अकबर की, अगर हम बात करते हैं अकबर की, तो अकबर का जो समय काल है वो 1556 से 1605 का है। 1556 से 1605 का है। अगर अकबर के हम जन्म की बात करें तो अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म इनका? लाहौर में हुआ था। और इनके बचपन का जो नाम था वो नाम था बदरुद्दीन। क्या नाम था बचपन का? बदरुद्दीन, ये इनके बचपन का नाम था। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि दीन ए इलाही की बात करें। अकबर ने बहुत ढेर सारी स्कीम या योजनाएं चलाई थी। उन्हीं स्कीम में एक स्कीम या एक योजना ये थी, हमने देखा था कि अकबर ने दीन ए
माफ करेंगे, दीन ए इलाही धर्म लगभग 1580 से 82 के समय चलाया था। इस धर्म के जो प्रवर्तक जी थे वो अबुल फजल साहब थे। कौन थे? अबुल फजल थे। ठीक है। इसके अलावा भी अकबर ने और भी बहुत ढेर सारे कार्य किए थे। जैसे मैं अकबर के कुछ कार्य बता देता हूँ, हो सकता है भविष्य में आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाए आपसे। जैसे अकबर के समय में ही दीवाने आम, अकबर के समय में ही दीवाने खास, अकबर के समय में ही मनसबदारी, अकबर के समय में ही आईने दहसाला, अकबर के समय में स्थापत्य कला, अकबर के समय में दीन ए इलाही, जैसे अभी ये मैंने बताया आपको स्थापत्य शैली, अकबर के समय में नवरत्नों का आश्रय, अकबर के समय में ही कर पर छूट भी दी गई। ये प्रमुख कार्य किए गए, जिसमें से आपसे जो पूछा गया आज वो ये था दीन ए इलाही वाला हिस्सा। तो इस तरह के बहुत ढेर सारे प्रश्न जो हैं समय समय पर आपसे पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, इतनी बात आप सभी को समझ जाती होगी, बहुत अच्छी बात है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, देखेंगे। पंचेत बांध परियोजना को सिंचाई प्रदान करती है। पंचेत डैम प्रोजेक्ट इरिगेशन, पंचेत डैम प्रोजेक्ट प्रोवाइड इरिगेशन केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल एंड कर्नाटका। केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करते हैं पंचेत डैम की, अगर आप भारत के मैप को यहाँ देखें किस तरह से भारत जो है अपने आप में कई राज्यों को सजोए हुए है। इस तरह से है। अब हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा, कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है। तो अगर झारखंड की बात कर लें हम, झारखंड, और यहाँ से अगर हम कह दें बच्चे पश्चिम बंगाल का जो रीजन है इस तरह से, तो ये रीजन आपका झारखंड का है और ये वाला जो रीजन है वो पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो कोलकाता है, और झारखंड की राजधानी की बात करें तो वो रांची है बेटा, वो क्या है, रांची है। और पंचेत डैम जो है वो यहाँ से इस तरह से है, तो यहाँ पे हमारा पंचेत डैम का रीज़न आपको दिखता है, जो ये वाला आपका आंसर है। और पंचेत बांध परियोजना किसके लिए है? सिंचाई के लिए है, माने इरिगेशन के लिए है। तो इतनी बातें मैं समझता हूँ आपको स्पष्ट हैं, एकदम क्लियर होंगी। डायग्राम भी आपके सामने है, चीज़ें भी आपको प्रॉपर क्लियर होंगी, लोकेशन भी बेटा आपको दिख रही है, बहुत अच्छे समझ में आ रही है। डायरेक्शंस भी आपके क्लियर हैं, पहले से देख लीजिए। नॉर्थ है, ये बच्चे साउथ है, ये बेटा ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है। इस तरह से आप देखते हैं, तो ये स्पष्ट है, मैं समझता हूँ। अभी आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में पेश किया जाता है? ऑप्शन है आर्टिकल मतलब अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 से। क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल हैज बीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, विच इज अ करेक्ट आंसर? विद्यार्थी बच्चों यहाँ पे समझें,
ये बात की गई है फंडामेंटल राइट में, राइट टू एजुकेशन की, माने RTE की। तो मैं कुछ बातें ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान से सब प्यारे बच्चे समझेंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की, राइट टू एजुकेशन के लिए ही 86वां संविधान संशोधन हुआ था बेटा। क्या हुआ था? 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसके अंतर्गत 3 जगहों पर परिवर्तन किए गए, ध्यान से समझिएगा बेटा। 21A फंडामेंटल राइट में, एक पॉइंट ये आपका क्लियर रहेगा। 45C में, DPSP में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, और ये कह दें कि पार्ट नंबर 4A आर्टिकल नंबर 51A एंड सब क्लॉज नंबर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो ये आपका थर्ड वाला पोर्शन हो जाएगा। इन 3 जगहों पर शिक्षा के अधिकार को, राइट टू एजुकेशन को दिया गया है, और ये हुआ कब है? 2002 में, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा 21A। 21A में क्या कहता है? 21A में कहता है क्या कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क है, और शिक्षा का अधिकार भारतीयों के लिए, बच्चों के लिए क्या है? मुफ्त है। तो ये सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है, माता पिता की, गुरुजनों की, समाज के बड़े बुजुर्ग की, वो लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आएँ और उन्हें इसका सही सबक दें। हर बच्चे को ये बताया जाए कि शिक्षा क्या है, शिक्षा के मूल्य को वो समझे। हमारे सामने अगला प्रश्न है, तो बच्चों देख लो, इसका आंसर 21A था। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, जल्दी से देखें बेटा। BRAI का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द स्टैंड फॉर्म ऑफ BRAI? मैं समझता हूँ लगभग प्यारे बच्चों सभी को ये पता होगा। इसका जो आंसर है वो फर्स्ट ही सही है। बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ BRAI। ओके, नेक्स्ट हम देखें, हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरप्रीत सिंह सिद्धू किस खेल से संबंधित हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। गुरप्रीत सिंह सिद्धू किस खेल से संबंधित हैं? चूँकि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, गुरप्रीत सिंह सिद्धू प्यारे बच्चों फुटबॉल, जो भी बच्चे फुटबॉल के साथ में जा रहे हैं, गुरप्रीत सिंह सिद्धू वो फुटबॉल बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर बेटा याद रखें, कभी धनराज पिल्ले का नाम आ जाए, धनराज पिल्ले, तो हॉकी लगा देंगे। क्रिकेट के तो आप सभी फैन ही हैं, क्रिकेट में तो बहुत ढेर सारे प्लेयर हैं, MS धोनी से लेके विराट कोहली तक, सचिन तेंदुलकर से लेके सुनील गावस्कर तक। लास्ट टाइम बहुत लोग हमारे यहाँ से रहे हैं, बाहर के भी बहुत ढेर सारे लोग थे। जैसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, हासिम अमला जो हैं, साउथ अफ्रीका के जो एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, वो रिटायर हुए, उनसे क्वेश्चन आया था। तो इस तरह के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन जो पूछ जाते हैं। आप एक टेनिस प्लेयर का नाम भी याद रखेंगे और कमेंट में बताएंगे अगली बार, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेस टेक्नोलॉजी इज लोकेट इन विच ऑफ द प्लेस? भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान किस स्थान पर है? आपकी ऑप्शन है मदुरई, तंजावुर, कोच्चि या ऊटी। क्या इसका सही आंसर है? तो प्यारे बच्चों देखो, तंजावुर है। क्या है? तंजावुर। तंजावुर कहाँ पड़ता है? तंजावुर पड़ता है हमारा दक्षिण भारत में, चोल वंश की राजधानी थी ये बच्चे। क्या थी ये? दक्षिण भारत में है और चोल राजाओं की ये राजधानी थी प्यारे बच्चों। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ अ नॉर्थ इंडिया टू बी बिल्ट इन विच स्टेट? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो प्यारे बच्चों देखो इसका क्या सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो हरियाणा है। क्या बात की गई है? उत्तर भारत का पहला क्या है परमाणु संयंत्र कहाँ रखा गया है? हरियाणा में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? हरियाणा में रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 का कौन सा संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है? ऑप्शन है
48, 49, 50 या 51? समझिए पहले, अगर हम बात करते हैं तो खजुराहो, खजुराहो एक नृत्य कला शैली है। खजुराहो के टेम्पल भी आपने वहाँ देखे होंगे, ठीक है, जिसका जो प्रसंस्करण किया गया 49वां था। बेटा समझ लो यहाँ ध्यान सब लोग, अगर हम बात करते हैं खजुराहो नृत्य का 49वां संस्करण जो है, 49वां संस्करण वहाँ पर आयोजित किया गया था, ठीक है, और इसके बारे में हमें स्पष्टता से बातें पता चल पाती हैं अच्छे से। मैं समझता हूँ इतनी बातें आपको क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं होगा हमारे प्यारे बच्चों को। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करंट का है, कई बार इसको मैं इसके पहले भी 1-2 बार मैं करा चुका हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO नीति आयोग? हाल ही में नीति आयोग का नया CEO माने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? BBR सुब्रमण्यम, सुमन बेरी, मेघना पंडित, नील मोहन? सबसे पहले ध्यान दे बेटा, नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं, नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये कब पूरी तरीके से प्रकाश में आया? 1 जनवरी 2015 AD को ये पूरी तरीके से प्रकाशमान हुआ आया था, ठीक है। और वर्तमान में जो CEO हैं वो सुब्रमण्यम है, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए इसका जो आंसर है BVR जो है ये CEO है, माने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये जो है इसका बिल्कुल स्पष्ट है और सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे, किस राज्य की टीम ने दूसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? ऑप्शन है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल या उत्तराखंड। किस राज्य की टीम ने दूसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र या बंगाल या उत्तराखंड? तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर है वो सौराष्ट्र है। हम गुजरात की बात करते हैं, सौराष्ट्र का मतलब होता है, जब हम गुजरात के क्षेत्र की बात करते हैं इस तरह से, तो जो गुजरात के क्षेत्र का रीजन है वो कहलाता है हमारा सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र ने सेकंड दूसरा रणजी जो है वो जीता है, तो दूसरा रणजी किस दिन? सौराष्ट्र जीता है बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली शुरू की है? बहुत बेहतरीन तरीका, बहुत अच्छा सा, ये इसी लास्ट टाइम आपने देखा था कि जब हमारा जो बजट सेशन आया था गति शक्ति स्कीम, तो वहाँ पे रेल मेट्रो में गति शक्ति स्कीम के बारे में एक फर्स्ट एवर ट्रेन को कंट्रोल और सुपरविजन करने के लिए लॉन्च की गई स्कीम थी ये। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेट्रो हैज़ बीन लॉन्च फर्स्ट एवर ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम। तो कौन ऐसे मेट्रो है बेटा? ऐसा है DMRC, मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, DMRC। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें भैया, हमारे यहाँ UPMRC है, UPMRC ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश रेलवे मेट्रो कॉरपोरेशन, या LMRC भी कहीं कहीं टर्म ये होता है LMRC। आप देखते होंगे, आप मेट्रो में सफ़र करते हैं, लिखा रहता है, उसे बोला भी जाता है कि दरवाजे बाई की ओर खुलते हैं, आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2023 में बाफ्टा पुरस्कारों के लिए बड़ी जीत हासिल की है? क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर बता पाएंगे। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, डाउनफॉल, द केस ऑफ अगेंस्ट ऑफ द पोंग, द कैप्टन एंड द ग्रेट फ्रीडम, विच इज द करेक्ट आंसर? तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाफ्टा के लिए, अगर बात करें बाफ्टा 2023 के लिए, द क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, द क्वाइट ऑफ द वेस्टर्न फ्रंट जो है पश्चिमी मोर्चे के लिए, अब शांत बिल्कुल इन्होंने ही जीता है बाफ्टा 2023 में। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, with which country India has launched a business council promote the bilateral trade and investment? भारत ने किस
देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापार परिषद की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है यूएसए माने अमेरिका, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, ब्रिटेन या जर्मनी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट अमीरात है। इसका क्या है? यूएई है। तो यूएई के साथ में भारत ने दो पक्षीय वार्ता के साथ समझौता किया है। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह बात की गई है, ठीक है। और इस बात में हमें इस बात को स्पष्ट बताया गया है जिसमें हम समझ पाते हैं कि वहाँ पे व्यापार और निवेश के लिए हमने किससे किया है? यूएई से समझौता किया है। अब ये आपके सामने आज लास्ट का क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जगुआर लैंड रोवर इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द जगुआर लैंड रोवर इंडिया? राजन अंबा, रोहित सूरी, प्रशांत गुरव, पूनम कदम। विच इज़ द करेक्ट आंसर? प्यारे बच्चे सभी जल्दी से बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो राजन अंबा है। जितने भी बच्चों ने जगुआर लैंड रोवर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर में राजन अंबा को लगाया है उन सभी का सही आंसर है। बेटा रोहित सूरी नहीं है, प्रशांत गौरव नहीं है, पूनम कदम नहीं है, राजन अंबा बिल्कुल सही है। पहचान के लिए मैं बता दूं, अगर आपने किसी भी, जिससे अगर बात करते हैं हम, 4 पहिए की कोई गाड़ी आप देखते हैं बेटा, तो 4 पहिए की जब आप बड़ी सी कोई गाड़ी देखते हैं और उस गाड़ी के ऊपर अगर हम बात करें, जैसे अगर आप कोई गाड़ी देखते हैं और गाड़ी के ऊपर आप देखते हैं ना एक जगुआर का एक हाथ शेर का पंजा जैसा बना रहता है, तो वो क्या होता है बेटा? वो जगुआर का साइन होता है, जिससे आप जानते हो वो जगुआर की ही क्या है? ऑटोमोबाइल का हिस्सा है। जैसे आप देखते हैं ऑडी, अगर आपने ऑडी कार देखी है तो वहाँ इस तरह गोले नुमा निशान बनी होती है। महिंद्रा का देखते हैं एम बना होता है, हुंडई का देखते हैं एच बना होता है, होंडा का एच। तो सभी के अपने मोनोग्राम होते हैं जिसके आधार पर भी आप जान सकते हो कंपनी है। वैसे इस कंपनी के जो अगर हम बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है? राजन अंबा है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। अब आपका सेशन यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। ये बेटा चीज़ें आज कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.